जय हिंद एवरीवन। तो देखिए, आज 15 अप्रैल 2025 है और आज के ही दिन खान सर का पॉकेट जीके का बैच एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो गया है। तो आज का जो क्लास हुआ था पॉलिटी से स्टार्ट किए हैं सर। पॉलिटी का आज फर्स्ट क्लास हुआ और आज बहुत छोटा सा क्लास हुआ, 15-16 मिनट का ही आज क्लास हुआ था। ठीक है, ज़्यादा कुछ आज पढ़ाए नहीं। तो चलिए हम लोग भी जो सर पढ़ा है वही सब चीज़ कवर करेंगे। सर का मैं बैच लिया हूँ और मैं उससे देख लेता हूँ कि सर क्या पढ़ाएं क्या नहीं पढ़ाएं, और सर के बैच के अकॉर्डिंग ही मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब पे अपने चैनल पे कराऊंगा। ठीक है, ये नहीं कि कहीं से भी उठा के कुछ भी करा दिया। जैसे सर करवाएंगे वैसे वैसे आपको भी करवाएंगे। ठीक है, देखिए सर का डायरेक्ट वीडियो मैं नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि फिर कॉपीराइट कॉपी स्ट्राइक ये सब आ जाएगा। बहुत मेहनत करके मैं अपना चैनल को थोड़ा बहुत ग्रो कर पाया हूँ, आप लोग का सपोर्ट मिला है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर स्ट्राइक लगे और मेरा चैनल को दिक्कत हो। ठीक है, इसलिए सर का वीडियो रिकॉर्ड करके नहीं डालूंगा, मैं खुद से पढ़ाऊंगा। भले ही आप लोगों को पसंद आए ना आए वो अलग बात है, मैं अपने तरफ से पूरा ईमानदारी से आपको पढ़ाऊंगा। आपको मेन पॉइंट जो भी एग्जाम में पूछा गया वो सब बताऊंगा। बाकी अगर आप लोग मेरा वीडियो को सपोर्ट करते हैं तो ये क्लास कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर इस क्लास को रोक देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज सर पढ़ाए थे वही पढ़ाएंगे, उससे फालतू ये ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए, पहला चैप्टर जो स्टार्ट हुआ है वो है पॉलिटी का भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास। ये चैप्टर का नाम क्या है? भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास। ठीक है, तो देखिए भारत में संवैधानिक विकास जो हम पढ़ेंगे तो उसको 2 चरण में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला चरण है ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के अंतर्गत। पहला चरण है ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के अंतर्गत। दूसरा चरण है ब्रिटिश ताज का शासन के अंतर्गत। ब्रिटिश ताज का शासन के अंतर्गत। ये बीच में जो डिवाइडर का काम कर रहा है, ये कौन कर रहा है डिवाइडर का काम? तो देखिए 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, यही बीच का डिवाइडर है। इससे पहले जो शासन था वो कंपनी कर रहा था शासन, इसके बाद जो हुआ शासन वो करने लगा कौन? ब्रिटिश ताज। ठीक है, महारानी कंट्रोल करने लगी इसलिए ब्रिटिश ताज। ठीक है, या क्राउन शासन कहते हैं। आपको ये ध्यान देना होगा, ईयर को ध्यान दे दीजिएगा। 1773 से 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और 1858 के बाद 1947 तक ब्रिटिश ताज का शासन के अंतर्गत हुआ। ठीक है, तो देखिए 1773 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक्ट जो आया था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट आया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। अब देखिए पूछा क्या जाता है, ये पूछेगा कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था तो आपको बताना होगा कि 1773 में आया था। ठीक है, ठीक है, इतना याद रखना होगा। 1773 में क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक, अब देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट करना। रेगुलेटिंग में टूटा हुआ तोड़िएगा तो क्या होगा? रेगुलेट। तो क्या चीज़ को रेगुलेट करना था, तो इसको समझना है तो यहाँ पे आइए। देखिए क्या लिखा है, अंग्रेज अधिकारियों के निजी व्यापार तथा उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध। देखिए कंपनी जब शासन करने लगी तो अंग्रेज अधिकारी क्या कर रहे थे? अपना पर्सनल व्यापार भी करने लगे थे। कंपनी का तो व्यापार होता ही था, ये लोग भी अपना पर्सनल व्यापार स्टार्ट कर दिए थे और बहुत साथ ज़्यादा क्या था? मुनाफा कमा रहे थे, पर्सनल मुनाफा। कंपनी का मुनाफा तो साइड है, अपना भी पर्सनल मुनाफा कमा रहे थे व्यापार करके। ठीक है, और क्या कर रहे थे? उपहार ले रहे थे, रिश्वत ले रहे थे। कोई चीज़ का नाम पे रिश्वत ले लिए, उपहार का नाम पे भी रिश्वत ले लिए, बहुत तरह का धांधली चलने लगा था। तो यही सब चीज़ को रेगुलेट करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं कि मेन प्रावधान क्या क्या था इसमें। तो देखिए बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। ये कब दिया गया? तो आपको कहना होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के समय। ठीक है, आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को भी बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हास्टिंग के अधीन कर दिया गया। तो देखिए हुआ क्या कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया, मतलब उसका पद को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। अब जब उसका पद को बढ़ा देंगे तो वो हो गया बड़ा साहेब हो गया कौन? बंगाल का गवर्नर जनरल। तो इसलिए बड़ा साहेब के अंदर कौन सा चीज़ डाल देंगे? मद्रास भी दे देंगे और बोलेंगे बम्बई का भी गवर्नर आप ही है। ठीक है,
तो इस तरह से याद रखिएगा कि गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया और मद्रास और बम्बई के गवर्नर को भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, और बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन बना? तो वारेन हेस्टिंग बना। याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग बना। ठीक है, आगे देखिए, पहली बार कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। पहली बार क्या हुआ? तो कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिला। इस एक्ट के अकॉर्डिंग रेगुलेटिंग एक्ट क्या किया? तो मान्यता प्राप्त करवा दिया कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को। ठीक है, आगे देखिए, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। ठीक है, इसके आगे देखिए, कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 ईस्वी की गई। ये बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा अधिनियम के तहत कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? कौन सा नियम के अंतर्गत या तहत पूछेगा तो आपको कहना होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, यह प्रावधान किया गया कि कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय का स्थापना किया जाएगा। बोला गया था ये बात रेगुलेटिंग एक्ट के 1773 में, लेकिन उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो करते करते स्थापना 1 साल टाइम लग गया, तो हो गया 1774 में। कब हो गया? 1774 में। ठीक है, अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट बन गया तो सुप्रीम कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस भी तो बनेगा, मुख्य न्यायाधीश भी तो कोई बनेगा, तो बनेगा ही। तो कौन बने? तो एलिजा एम्पे बने। कौन बने? एलिजा एम्पे। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे सुप्रीम कोर्ट के, प्रथम सुप्रीम कोर्ट के? तो एलिजा एम्पे। ठीक है, अब ये तो मुख्य न्यायाधीश हो गए, इनके अलावा अन्य कौन कौन न्यायाधीश थे? तो 3 और अन्य न्यायाधीश थे। नाम था चैम्बर्स, लिमेंस्टर व हाइट। चैम्बर्स, लिमेंस्टर व हाइट। याद रखिएगा, 5 बार बोलिए अपने साथ, मतलब अपने घर में बोल बोल कर याद कीजिए, याद हो जाएगा। पहला मुख्य न्यायाधीश था एलिजा एम्पे, दूसरा 3 कौन था? चैम्बर्स, लिमेंस्टर व हाइट। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, ये चीज़ तो पढ़ लिए कि अंग्रेज अधिकारी के निजी व्यापार तथा उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा गया रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित हो गया, उसके बाद देखा गया कि थोड़ा थोड़ा जो है कुछ मिस्टेक हो गया, कुछ और सुधार होना चाहिए था, जो रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार नहीं हो पाया। ठीक है, तो उसी का सेटलमेंट करने के लिए क्या आया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। क्या आया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। कब आया? 1781 में। कब आया? 1781 में। ठीक है, याद रखिएगा, 1781 में कौन सा सेटलमेंट आया? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है। ब्रिटिश संसद बर्क के सुझाव पर यह एक्ट लाया गया। यह एक्ट जो आया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसका सुझाव कौन दिया था? तो ब्रिटिश सांसद बर्क ने इसका सुझाव दिया था। ठीक है, आगे देखिए, इस एक्ट को बंगाल जुडिकेचर एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। तो देखिए, ये पूछा गया है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट का दूसरा नाम क्या है? तो बंगाल जुडिकेचर एक्ट। ठीक है, और इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, वही 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसी में थोड़ा सा संशोधन किया, इसलिए क्या नाम हो गया? संशोधनात्मक अधिनियम। ठीक है, आगे पढ़िए। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार व उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। देखिए, 1773 में क्या हुआ था कि गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया था और वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बना था। और गवर्नर जनरल को क्या किया था? तो बंगाल, तो वो गवर्नर था ही, उसको रूल कर ही रहा था। मद्रास और बम्बई का जो गवर्नर था उसको भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया था। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए, समझिए थोड़ा सा। बंगाल का क्या था? गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। ठीक है, अब इसी के अंदर में किसको रख दिया गया? तो मद्रास का गवर्नर होता है, जो मद्रास का गवर्नर को और बम्बई का गवर्नर को किसके अधीन कर दिया गया? इसके अधीन। मतलब ये हेड है और ये दोनों छोटका भाई है इसका। ठीक है, और ये बड़का भाई है बंगाल वाला। ये हुआ था 1773 में।
और एक्ट ऑफ सेटलमेंट जब आया 1781 में, तो कहा गया कि बिहार व उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार कलकत्ता के गवर्नर जनरल को या बंगाल के गवर्नर जनरल को दे देंगे। मतलब कि बिहार या उड़ीसा में अगर कोई भी कानून बनाना है तो इसका अधिकार किसको होगा, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को होगा। ठीक है, समझ पाए इस बात को। बिहार व उड़ीसा के लिए कोई भी विधि बनाना है तो कौन बनाएगा, कलकत्ता का बंगाल का जो है गवर्नर जनरल वही बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। क्या पढ़ेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट। ये कब आया था, तो 1784 में आया था, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, 1784 में आया था कौन सा एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, देखिए क्या हुआ, इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना था। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना था। कंपनी जो है भारत में आया और बहुत सारा भारतीय राज्य क्षेत्र, बहुत सारा ज़मीन को क्या किया, अपने अधीन कर लिया। तो ब्रिटिश क्राउन चाह रहा था कि जो भी कंपनी ज़मीन को अधिग्रहित किया है वो मैं अपने अंदर ले लूँ, ये चाह रहा था कौन, ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, इसलिए यह एक्ट आया था, कौन सा एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। फिर आगे पढ़ते हैं। गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। साथ ही प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। तो इसमें देखिए सदस्य संख्या कितना हो गया, 4 से घटाकर 3 हो गया गवर्नर जनरल के परिषद में, और प्रांतीय परिषद में भी सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। ठीक है, याद रखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इस एक्ट द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। पूछेगा कि दोहरे शासन का प्रारंभ कब हुआ, तो आपको कहना होगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, अब आगे देखिए, कंपनी के राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से सम्राट के नियंत्रण में आ गया। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ कि एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया और एक बना दिया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, तो कंपनी का कोई जो भी राजनीतिक मामले था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से सम्राट के नियंत्रण में आ गया। ठीक है, 2 बोर्ड बना, याद ध्यान से सुनिए, 2 बोर्ड बना। एक था कौन सा बोर्ड, एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से क्या हुआ, कंपनी के राजनीतिक मामले जो है ये घुमा फिरा कर कहाँ चला गया, तो सम्राट के नियंत्रण में चला गया। ठीक है, और जबकि व्यापारिक मामले पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण रहा, व्यापारिक मामले पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ही नियंत्रण रहा, लेकिन राजनीतिक मामले पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से सम्राट के नियंत्रण में आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गवर्नर जनरल के परिषद को युद्ध, संधि, सैन्य शक्ति, राजस्व तथा देशी रियासतों के अधीन आदि की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना देशी रियासतों के साथ संघर्ष अथवा सहयोग की शुरुआत नहीं कर सकता था। अब क्या है कि गवर्नर जनरल जो है किससे परमिशन लेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल से परमिशन लेगा, तभी वो क्या कर सकता है, देशी रियासतों के साथ लड़ाई कर सकता है या सहयोग कर सकता है, या कुछ भी करना हो गवर्नर जनरल को तो पूछना किससे पड़ेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल से पूछना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। नियंत्रण परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत की गई। ठीक है, तो देखिए क्लास 1 में सर यहीं तक पढ़ाएं, क्लास 1 बहुत छोटा चला था, और होमवर्क दिया गया कि इस पेज नंबर 77 को, जो भी ये पेज नंबर है उसको एक बार पढ़ के आना है। तो आप लोग से भी मैं कहूँगा कि एक बार इसको खुद से पढ़ कर आए, ताकि मैं कल जब इसको पढ़ाऊँ तो आपको अच्छे से एक बार में समझ आए, या 2 बार, जब जितना बार भी लगे आप लोग समझिए, बस एक बार पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ठीक है, और मैं इस जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा मैं इसका MCQ भी अपने चैनल पे कराऊंगा, ताकि आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा से हो सके। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसके क्लास 2 में, कल मिलेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद।